गुड इवनिंग बच्चों। आंसू गुड इवनिंग, नदीम गुड आफ्टरनून, सियोज, गौरव सभी को गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? कैसा गया आप लोगों का टेस्ट? अच्छा, अभी टेस्ट तो होने वाला है आपके बैच में, नेक्स्ट वीक होगा। ओके। आपके टेस्ट का जो सिलेबस होगा वो अप टू फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अप टू फ्रिक्शन होगा। विनय गुड आफ्टरनून भाई। तो आपका जो नेक्स्ट वीक में टेस्ट है उसका सिलेबस जो है अप टू फ्रिक्शन है। ठीक है, अप टू फ्रिक्शन आ गया। बहुत बढ़िया भाई, सारे PYQ बन रहे हैं तो गौरव, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था कि अगर आप यहाँ पे चीज़ों को सही से कर रहे हैं तो जेई मेंस आपके लिए बड़ी डील नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस चीज़ में फेथ रखते हैं और फेथ के साथ मेरे साथ लगते हैं तभी ये पॉसिबल है। ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी में हम लोगों ने अभी तक फाइनली पढ़ा कि कैसे हम लोग जो है वर्क निकालें और वर्क के डिफरेंट फॉर्म्स देखे। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छा केस किया था कि रेडियल फोर्स रेडियल फॉर्म में हम उसको कैसे बना सकते हैं, या टेंजेंशियल और रेडियल दोनों फॉर्म में है तो कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करें वर्क निकालने के लिए। उसके लिए हम लोग ने वेक्टर का यूज़ किया था और हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे नहीं गए थे और बहुत आसानी से क्वेश्चन हुआ था। लास्ट टर्न पे एक बहुत अच्छा केस किया था हम लोगों ने, F इक्वल टू, है ना, के माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसका आपने देखा था कि जो जनरल रिजल्ट था वो टेंजेंशियल फोर्स का रिजल्ट था और रेडियल का तो वर्क डन जीरो था, और टेंजेंशियल का जो भी वर्क आया था वो बहुत इंटरेस्टिंग आया था। वो क्या आया था? के इंटू थीटा। के इंटू थीटा आपने देखा था, के इंटू थीटा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ के देखते हैं कि यही वर्क के बारे में एक और चीज कि वर्क इज आवर फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। वर्क इज वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। वर्क हमारा जो है फ्रेम पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं एक ही फोर्स का वर्क दो अलग अलग फ्रेम से निकालूं तो हमें क्या मिलेगा? दो डिफरेंट, उसी फोर्स का दो डिफरेंट हमें वर्क मिलेगा। वर्क इज आवर फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। उसका रीजन क्या हो सकता है? आप लोग भी समझ सकते हो, आप लोग बताएंगे कि ऐसा क्यों है। एक ही फोर्स को हम डिफरेंट फ्रेम में अगर वर्क निकालेंगे तो हमें अलग अलग वर्क मिलेगा। रीजन बिहाइंड थोड़ा बताइए। डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट की वजह से, बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट है, ओनली टाइम अपना फ्रेम इंडिपेंडेंट है। और हमने रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस में टाइम को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के अप्रोच से निकाला था बहुत बहुत जगहों पे। तो उसी तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग है, तो यहाँ पे फ्रेम जो है अपना डिपेंडेंट होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लें कि मान लीजिए मैं बोलता हूं कि WX, मैं बोलता हूं आपको कि WX जो है, इसमें अगर मैं बोलूं कि WX जो है क्या है? वर्क डन
बाय फोर्स एफ, वर्क डन बाय फोर्स एफ इन एक्स फ्रेम। ठीक है, किसी एक्स फ्रेम में, है ना, कोई एक्स फ्रेम है, उसमें किसी फोर्स एफ का वर्क को मैंने सिंबलाइज करके लिखा है डब्ल्यू एक्स। ठीक उसी तरीके से डब्ल्यू वाई जो है वो है वर्क डन बाय फोर्स एफ इन वाई फ्रेम, और अगर हम इसमें ये लिखें कि डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई, है ना, डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई, तो और एक हम लिख रहे हैं एक्स जो है लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन एक्स फ्रेम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन एक्स फ्रेम, है ना, एक्स बी लिख दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन एक्स फ्रेम। और ये अपना यही डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई भी ले रहा हूं कि अगर कोई बॉडी जिस पे फोर्स लग रहा है वो वाई के फ्रेम में अगर डिस्प्लेस हो रही है तो उसने डिस्प्लेसमेंट लिया है वाई के फ्रेम में, वाई बी, डिस्प्लेसमेंट इन वाई फ्रेम। ठीक है, सेम फोर्स है, सेम फोर्स लग रहा है, ऐसा मैंने आपको नोटेशन बता दिया। ये एक सेम बॉडी है, उस बॉडी पे एक फोर्स एफ लग रहा है, उसको आप दो अलग अलग फ्रेम से देख रहे हो, एक एक्स फ्रेम है और दूसरा वाई फ्रेम है। ठीक है, तो एक्स फ्रेम से जो हमारा वर्क है वो कितना है वो अभी हम निकाल लेंगे, क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से आप निकाल सकते हो। तो डब्ल्यू एक्स हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एक्स वो हो जाएगा, फोर्स तो एफ है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में, हम ये मान के चल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स पैरेलल है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो एफ एक्स भी लिख सकते हैं। व्हाट अबाउट योर डब्ल्यू वाई, वाई वाले फ्रेम में क्या होगा, इसी फोर्स का वर्क एफ इंटू वाई बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एफ इंटू वाई बी। तो अब आप अगर ध्यान से देखो तो इसको अगर मैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी होगा ना, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन एक्स फ्रेम, इसको लिखना चाहिए डब्ल्यू बी एक्स लिख देते हैं। और अगर दोनों को हम मान लो ऐड करते हैं, डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू, इसको कुछ और मान लेते हैं, एक्स और वाई फ्रेम अलग अलग है, तो डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई अगर करते हो तो वो आपको मिलेगा एफ एक्स बी प्लस वाई बी, ऐसा मिलेगा, है ना। अगर मैं दोनों को मान लो जोड़ दे रहा हूं, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं, यहां थोड़ा सा डब्ल्यू ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एक्स लिख दे रहा हूं और ये डब्ल्यू ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम वाई लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये बी एक्स हो जाएगा और ये बी वाई हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों को मान लो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो डब्ल्यू एक्स, है ना, डब्ल्यू एक्स माइनस डब्ल्यू वाई, ऐसा मैंने किया, तो हमें क्या मिलेगा, एफ तो कॉमन हो जाएगा, ये मिलेगा एक्स बी एक्स। ठीक है, और अगर आप जनरलाइज करना चाहते हो तो आप डॉट भी ले सकते हो, जनरलाइज करना चाहते हो, जरूरी थोड़े पैरेलल होगा, तो आप डॉट भी ले सकते हो। तो कुछ ऐसा होगा, एक्स बी एक्स माइनस वाई बी वाई, मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन एक्स फ्रेम, सेम बॉडी बी है उसका एक्स फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट, सेम बॉडी बी है उसका वाई फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखो तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें तो आपको क्या मिलेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ए ऑफ बी, ए बी वैक्टर इक्वल टू माइनस बी ए वैक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को हम माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू बी ऐसे लिख सकते हैं।
फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट, फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू बी माइनस ऑफ माइनस डिस्प्लेसमेंट वाई विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा डब्ल्यू एक्स माइनस डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू एफ डॉट। अब आप रिलेटिव वेलोसिटी याद करो, इसे क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू बी। उल्टा लिख दिया मैंने। तो अब आपको पता है कि इसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी वाई फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं एफ डॉट, ये दोनों कॉमन है बी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि फाइनली आप ये देख रहे हो, एक रिजल्ट आपको मिल रहा है कि डब्ल्यू एक्स जो वर्क डन इन फ्रेम एक्स है माइनस वर्क डन इन फ्रेम वाई है, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू एफ डॉट दो फ्रेम का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रेम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रेम। मानते हो कि नहीं? ठीक है, तो ये अपना माइनस माइनस प्लस है, इधर लिख दिया है भाई, और ये माइनस इधर लिख दिया है, सही है। तो अब आप ये देख रहे हो कि अगर हम किसी एक बॉडी का अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, मतलब सिंगल फोर्स है उसका दो जगह पे डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो हमें ये रिलेशन मिलता है। अब इसमें इसके बारे में देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स फ्रेम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन वाई फ्रेम प्लस एफ डॉट एक्स वाई एक्स, ऐसे लिख सकते हो। अब यहां दो चीजें हैं कि दो फ्रेम में, ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि दो फ्रेम में, ठीक है, अगर एक ही फ्रेम में, अगर एक ही फ्रेम है, सॉरी एक ही फोर्स है और उसका दो फ्रेम में हम फोर्स निकालते हैं, दो फ्रेम में उसका वर्क निकालते हैं, एक ही फोर्स का दो फ्रेम में y ऑफ वाई बी होगा, कहां पर y ऑफ वाई बी होगा, y ऑफ वाई बी, अच्छा ठीक है, समझ गया आप क्या बोल रहे हो। तो ये प्लस हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई बी होगा, हाँ ठीक है। इसको मैंने लिखा माइनस ऑफ माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये लिख दिया। तो हमारे पास आ जाएगा वाई ऑफ ये लिख दिया। तो अब इसे आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रेम, इसको ऐसे लिख सकते हो, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ना, ठीक है, तो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हो एक दूसरे के बीच का, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रेम, ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो डब्ल्यू एक्स आ जाएगा डब्ल्यू वाई प्लस वाई ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये दो फ्रेम के बीच का है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू फ्रेम्स, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू फ्रेम ऐसे बोल सकते हो, और ये वाई एक्स से होगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू फ्रेम ऐसे बोल सकते हो, बोलो भाई। और फोर्स रह गया है तो फोर्स भी लिख लो, ऐसे बोल सकते हो, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ही फोर्स का दो अलग अलग जगह पे x टू वाई बना दिया, मतलब
क्या एक्स टू वाई बना दिया? आपको एक्स वाई में दिक्कत हो रही है क्या? ठीक तो है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू फ्रेम, डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स वाई में नोटेशन में दिक्कत हो रही है क्या आप लोगों को? एक्स वाई में दिखता है तो, अरे मैं क्या बोल रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी है, तो आप इसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो ना, एक दूसरे फ्रेम का। कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि नोटेशन मैंने ऐसे माना है। चलो इसको हटा देता हूं, सिंपल कर देता हूं। चलिए इसको सिंपल कर देता हूं, आपको नोटेशन की वजह से दिक्कत हो रही होगी, समझ रहा हूं। आपको नोटेशन की वजह से दिक्कत हो रही होगी। आप ऐसे लिख सकते हो कि मान लो बोलते हैं कि हमारे पास वर्क डन इन ए बी कर दे रहा हूं, ठीक है, वर्क डन ए बी कर दे रहा हूं। एफ हमारा फोर्स है, देखो ध्यान से, एफ फोर्स मान ले रहा हूं, कोई फोर्स लग रहा है और दो फ्रेम में एक बॉडी पे लग रहा है, दो फ्रेम में ये फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि W है ना, W इन फ्रेम ए है, W इन फ्रेम, W ऑफ द फोर्स F इन फ्रेम ए, या WX अगर हम बोल रहे हैं फ्रेम X में है, WF आप बोल लो कि फ्रेम X का डिस्प्लेसमेंट है, X और Y, WX मान लिया, ठीक है। तो WX मैं बोल रहा हूं फोर्स F, ठीक है, इनटू डॉट डिस्प्लेसमेंट X, ऐसे लिख दूं? अब कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइएगा, ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? तो WX मैंने क्या बोला, इसी फोर्स का वर्क किस फ्रेम में? X फ्रेम में, जिसमें SX क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन X डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन X फ्रेम। एक्स वाई डायरेक्शन नहीं है, ये फ्रेम का नाम है, मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये जो मैंने लिया है एक्स और वाई एक्सिस नहीं है, ये जनरल मैंने फ्रेम का नाम लिया है कि एक फ्रेम एक्स है और दूसरा फ्रेम वाई मान लिया है, ठीक है। तो या आप ए और बी भी मान सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। आप ए और बी मानना चाहो तो ए और बी मान लो, आपको एक्स वाई में भी दिक्कत हो रही तो, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि डब्ल्यू ए मैं बोल रहा हूं ये है एफ इंटू, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन ए डायरेक्शन, ऐसे तो लिख सकता हूं। अब तो क्लियर है? ये आपका क्या है, डब्ल्यू ए क्या बोल रहा हूं, वर्क ऑफ एफ इन फ्रेम ए, इन फ्रेम ए, ठीक है। और ऐसे क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी है ना, इन फ्रेम ए, इन फ्रेम ए, ऐसे लिख सकते हो ना। उसी तरीके से अगर आप इसी को बोलते हो कि एक फ्रेम बी है, तो सेम फोर्स का वर्क अगर डब्ल्यू बी बोल रहे हो, वो बोल रहे हो एफ डॉट एस बी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो एफ डॉट एस बी। इसका मतलब बोल रहे हो कि ये है वर्क डन बाई एफ इन फ्रेम बी, इन फ्रेम बी, समझ गए? वर्क डन बाई दिस फोर्स इन फ्रेम बी। और एस बी क्या बोल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन फ्रेम बी, इन फ्रेम बी, ये मैं बोल रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं कि इन्हीं दोनों को, मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है, इनमें मैं एक रिलेशन सेटअप करना चाहता हूं, इनमें एक रिलेशन निकालना चाहता हूं। तो मैं डब्ल्यू ए माइनस अगर डब्ल्यू बी करता हूं तो मुझे मिलेगा एफ डॉट, ये तो कॉमन होगा, ये ऐसे माइनस एस बी लिख सकता हूं, देखो ऐसे माइनस एस बी लिख सकता हूं, बताओ, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी
ये ए है ना, इन फ्रेम ए है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बी इन फ्रेम बी है। ये क्लियर है? तो ऐसे बी लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे बी मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी फॉर बॉडी इन फ्रेम ए, ऐसे लिख सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बी इन फ्रेम ए ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, बी फॉर बॉडी है। और इसे लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन फ्रेम बी, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो, यहां से जब माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू बी फ्रेम। ये तो क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। अब तो क्लियर है सभी को, एक्स वाई में आपको अननेसेसरी कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक्स और वाई एक्सिस समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो यहां से आपको ये मिला। अब आप इसको और क्या लिख सकते हो, आप रिलेटिव यूज करो जरा, थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज करूं, इसको माइनस टाइम्स लिख दूं तो माइनस ऑफ एस ऑफ ए बी ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ इसको भी माइनस एस ऑफ बी बी लिख सकता हूं। उल्टा कर दिया है ना, मतलब ये वही चीज है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस टाइम वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये वैसे ही कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप इस इधर आओ तो आपको ये मिलता है डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी इज इक्वल टू एफ डॉट, इसमें क्या करो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बी माइनस डिस्प्लेस, तो इसको आप रिलेटिव लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। एक कॉमन फ्रेम बी कट जाएगा है ना, आप इसको क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, है ना। फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट जस्ट उल्टा कर दिया, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं। और ये है क्या, ये दोनों फ्रेम के आपस के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये देख रहे हो, डब्ल्यू बी प्लस एफ डॉट एस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये क्या है, ये फ्रेम का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू फ्रेम, यही है ना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू फ्रेम ए एंड बी। ए और बी फ्रेम के आपस में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ए ने कुछ डिस्प्लेस किया होगा, फ्रेम ए भी डिस्प्लेस किया होगा, फ्रेम बी भी, तो उनका आपस का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और ये वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द बॉडी है ए के फ्रेम में, वर्क डन बाय बी ये बॉडी का बी के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज मिल रही है। तो इससे मैं आपको ये प्रूफ करना चाहता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हमारा एक ही फोर्स का दो ए और बी अलग अलग फ्रेम में वर्क डन सेम आ जाए। ऐसा दो केस में पॉसिबल है, आप देख रहे हो कब है, ईव, कि हमारा जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू फ्रेम है वो जीरो हो जाए। इफ एस बी ए इक्वल टू जीरो, तब आप बोल सकते हो कि डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, है ना। मतलब दो फ्रेम से सेम फोर्स का वर्क अगर दो अलग अलग फ्रेम में निकालें तो वो सेम आएगा। कब, जब उन दोनों फ्रेम का आपस में कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा हो, ठीक है, आपस में कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर ये आ गया। अब इसके बारे में आप देखिए कि एक और केस बनता है, इफ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए, मतलब एफ इज परपेंडिकुलर टू बी ए। इसका क्या मतलब हुआ कि फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल बता रहा हूं अभी, पहले ये थ्योरी देख लो। फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो फोर्स वेक्टर अगर हमारा बी वेक्टर और बी फ्रेम और ए फ्रेम का जो डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वो फोर्स वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए, तो भी आप जानते हो कि इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो आप बोल सकते हो कि डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी। तो सेम फोर्स का वर्क दो अलग अलग फ्रेम में
हमेशा अलग होगा, केवल इन दो कंडीशन में अलग नहीं होगा। कब? जब उन दोनों फ्रेम का आपस में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या फिर बॉडी का उन दोनों का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है फ्रेम का वो फोर्स के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज मिला और आपको ये कंक्लूड हुआ कि डब्ल्यू ए अपना क्या है, वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फ्रेम ए, दिस डब्ल्यू बी इज वर्क डन इन फ्रेम बी। तो इन जनरल आप देख रहे हो कि ये दोनों अलग अलग होंगे, और दोनों सेम कब होंगे वो मैंने आपको दो कंडीशन भी बता दिया। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? चलिए, तो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है अपना वर्क डन। अब अगर ये फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो जैसे एक कोई बच्चा बोल रहा है कि सर कोई एग्जाम्पल से बताइए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपके पास कोई एक कार्ट है, तो डेली लाइफ में आप देखते हो, मान लो ये कार्ट है ना, और ये अब मूव करने जा रही है, ये मान लो अपनी मूव कर रही है। और ये कार्ट जो है मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और अभी ये यहीं पर थी जस्ट, ये अपना एक्स वाई है, फ्रेम है। तो ये अपना y है और ये x है। ठीक है, एक ब्लॉक है अपने पास, इसके अंदर मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, और ब्लॉक जो है यहां से कितनी डिस्टेंस पे है, मान लो ये d डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ये कार्ट जो है, ये कार्ट मान लो एट t इक्वल टू 0 it starts moving with constant velocity. With constant velocity. तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मान लो कार्ट मूव कर रही है। अब आपसे बोला जा रहा है कि किसी t इक्वल टू टी टाइम में, और यहां पे फोर्स F लग रहा है, इस ब्लॉक पे फोर्स F लग रहा है, इस ब्लॉक पे फोर्स अपना कितना लग रहा है, F लग रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स F ऑन द ब्लॉक इन कार्ट फ्रेम एज वेल एज इन अर्थ फ्रेम, कब? एट एनी टाइम t इक्वल टू टी। तो किसी t इक्वल टू टी टाइम की बात कर रहे हैं, तो किसी t इक्वल टू टी टाइम में क्या होगा आपको पता है? जैसे यही फ्रेम है, मैं इसको नीचे बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, इसी को कंटिन्यू कर दे रहा हूं। सेकेंड सिचुएशन क्या रहा होगा? ठीक है, सेकेंड सिचुएशन देखो क्या रहा होगा, कार्ट कुछ टी टाइम में आगे मूव कर गई होगी, और ब्लॉक भी अपना आगे मूव कर रहा होगा, है ना, ब्लॉक भी अपना आगे मूव कर रहा होगा, कुछ यहां पे मान लो ऐसा हो गया होगा। ठीक है, और इसके अंदर मान लो जो ब्लॉक है वो भी कुछ मूव कर गया होगा, मान लो वो ब्लॉक यहां पे आके मूव कर गया होगा। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ये t इक्वल टू टी टाइम का सिचुएशन है, मान लो t इक्वल टू टी टाइम का। तो बहुत सिंपल चीज है, उसको मैंने मैथमेटिकली समझाया था, अब आप फिजिकली भी देख सकते हो। ठीक है, ये कांस्टेंट फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, तो अब आप बताओ मुझे कि यहां से ये मूव कर रहा है, तो आप यहां से इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो टी टाइम में। टी टाइम में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया था, कार्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो कार्ट का ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे, कितना हो जाएगा, वी टी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट हो जाएगा भाई। देखो v इंटू टी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसी टाइम में इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ये सब t इक्वल टू 0 पे है, ये भी t इक्वल टू 0 पे लग रहा है इस पे फोर्स। तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ये भी निकाल सकते हो, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, ये भी निकाल लोगे टी टाइम में, कितना हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट क्या लिखोगे,
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बाई एम, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से। फ्रिक्शन नहीं लेके चल रहे हैं, आप फ्रिक्शन लोगे तो फ्रिक्शन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फ्रिक्शन को मैं अलग से डिस्कस करूंगा पूरे को, तो इसीलिए इसमें फ्रिक्शन नहीं घुसा रहा हूं कि एकदम कंफ्यूजन ना हो। ये स्मूथ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्शन का भी डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। तो यहां से आपके पास ये आ गया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड वर्क डन बाई एफ। दो फ्रेम में पूछा जा सकता है, फाइंड वर्क डन बाई एफ, दो फ्रेम में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा फ्रेम होगा बताओ। पहला फ्रेम होगा हमारा वर्क डन बाई एफ, इन किस फ्रेम में बात करें तो हम उसको बोल सकते हैं इन वर्क डन बाई एफ इन कार्ट फ्रेम। तो कार्ट फ्रेम में इसका वर्क निकालना है, तो कुछ करना नहीं है आपको। वर्क डन जो होगा कार्ट फ्रेम में वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इन द कार्ट फ्रेम। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इन द कार्ट फ्रेम आप निकाल चुके हो, कितना है, हाफ एफ बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो लिख सकते हो एफ स्क्वायर अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा जूल। ये वर्क हो जाएगा टाइम के साथ, है ना, ये हो जाएगा टाइम के साथ। कार्ट सडनली स्टॉप होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए कार्ट अगर सडनली स्टॉप हो जाएगा तो ब्लॉक जो है, कार्ट अगर आप डायरेक्ट अगर स्टॉप करो तो ब्लॉक अभी मूव करता रहेगा। सूडो से भी आप देख सकते थे, ठीक है, वो कंटिन्यू करेगा अपना मोशन कुछ देर तक, फिर रिटार्ड होगा। तो इन कार्ट फ्रेम W इक्वल टू एफ इंटू दिस। कार्ट तुरंत रुकोगी तो ब्लॉक तुरंत रुकेगा नहीं, ब्लॉक जो है रिटार्ड, सूडो लगने लगेगा ना, सूडो से देख लो आप, सूडो लगेगा तो आप वहां से रिटार्ड कर सकते हो। तो ये अपने पास हो जाएगा। इन अर्थ फ्रेम कुछ नहीं करना है। अर्थ फ्रेम में क्या करोगे, तो अर्थ फ्रेम में आप देखो जो वर्क होगा ब्लॉक का, फोर्स एफ का, इसी फोर्स का, उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, पैरेलल वेक्टर है तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट जुड़ जाएगा और क्या होगा, यही होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या बोलोगे यहां पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ऐसे लिखोगे अर्थ का। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना होगा। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आप रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ चुके हो, आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है ये सब। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। और दोनों वेक्टर आई डायरेक्शन में ही है, दोनों वेक्टर आई डायरेक्शन में ही है। तो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट है वीटी, तो वीटी आई कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है हाफ एफ बाई एम टी स्क्वायर आई कैप। तो आपके पास मिल जाएगा वीटी प्लस हाफ एफ बाई एम टी स्क्वायर आई कैप, ये नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको आपको फोर्स से बस क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको आपको फोर्स से मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो आप इसको फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्क डन अपने पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा एफ वी टी प्लस एफ स्क्वायर। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा वर्क डन ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा कितना, बस f से मल्टीप्लाई करो तो एफ वी टी प्लस एफ स्क्वायर बाई 2m इंटू टी स्क्वायर, ये मिल जाएगा नेट वर्क डन अर्थ के रिस्पेक्ट में, नेट वर्क डन अर्थ के रिस्पेक्ट में ये मिल जाएगा। क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने किया उससे आप कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए। तो जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक एलिवेटर है, एक एलिवेटर है, ये एलिवेटर जो है t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेट होना शुरू करता है, t इक्वल टू 0 पे ये एलिवेटर एक्सेलरेट होना शुरू करता है। तो यहां से आप एक्सेलरेट करा रहे हो इसको t इक्वल टू 0 पे, a अपना कांस्टेंट है
और t इक्वल टू 0 पे आप इसको क्या करा रहे हो, एक्सेलरेट करा रहे हो। ये मान लो यहां से एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, तो यहां से t इक्वल टू 0 से एक्सेलरेट करा रहे हो। अब क्या होगा कि मान लो किसी टाइम t इक्वल टू t पे किसी टाइम t इक्वल टू t पे ये एलिवेटर जो है कुछ हाइट जो है एसेंड कर जाता है, मतलब उठ जाता है, किसी टाइम t इक्वल टू t पे उठ जाता है। ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही उठ रहा है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही उठ रहा है। और यहाँ पे इसके अंदर आपने एक ब्लॉक लगा रखा है, आपने इसके अंदर एक ब्लॉक है, इसके अंदर आपने एक ब्लॉक भी है। अब इसको दो ऑब्जर्वर देख रहे हैं, एक ऑब्जर्वर जो एलिवेटर के अंदर है और एक ऑब्जर्वर जो अर्थ पर है, ठीक है, दो ऑब्जर्वर हैं, इसका मास अपना m है। तो किसी टाइम t इक्वल टू टी में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसी टाइम t इक्वल टू टी में, दिस इज t इक्वल टू टी, ठीक है, तो किसी जनरल टाइम t इक्वल टू टी में आपसे ये पूछा जा रहा है कि एट एनी टाइम t इक्वल टू टी, क्या पूछा जा रहा है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला है कि वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय सूडो इन अर्थ फ्रेम, इन अर्थ फ्रेम, और W नेट भी पूछा जा रहा है इन अर्थ फ्रेम। इन अर्थ फ्रेम बताइए, इसका आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट माइनस हो चुका है भाई, देख लीजिए आप रिलेटिव वेलोसिटी से देखिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना है, हमें एब्सोल्यूट निकालना है और हमें रिलेटिव पता है, ये पता है, और कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ पता है, तो ऐड करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी यूज किया है, ये एब्सोल्यूट निकाला है भाई, तो माइनस नहीं करेंगे प्लस करेंगे। ये सब बताया जा चुका है आप लोगों को बहुत पहले से ही। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब आपको पता है कि इसमें क्या देखना है कि जो अगर अर्थ के फ्रेम में इसको दिख रहा है तो इस पे जो फोर्सेज लग रहे हैं वो कौन कौन से लग रहे हैं वो आपको पता है। तो पहली बात, अगर ग्रेविटी की बात करें तो पहले तो आपको ये एच निकाल लेना चाहिए कि कितनी हाइट तक ये ऊपर उठा होगा टी टाइम में। रिजिड बॉडी है, जितनी हाइट पे ये उठा होगा उतनी हाइट पे ब्लॉक उठा होगा। तो एच को तो आप लिख ही सकते हैं, एच अपना होगा हाफ एटी स्क्वायर, एच होगा अपना हाफ एटी स्क्वायर, है ना। टी इक्वल टू जीरो, यू जीरो लेके चल रहे हैं, ये अपना टी इक्वल टू जीरो। पार्टिकल एलिवेटर एक्सेलरेट होता है एक्सेलरेशन ए से एट टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। अब आप यहां से एच आएगा हाफ एटी स्क्वायर। अब आप देखो जो एम जी है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एम जी जो लग रहा है, एम जी कितना डिस्प्लेस हुआ है, एम जी ही लगता रहेगा, कांस्टेंट फोर्स है, एम जी तो कांस्टेंट फोर्स है। तो वर्क डन बाई एम जी क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई एम जी जो होगा वो सीधे सीधे होगा एम जी इंटू एच, लेकिन माइनस के साथ। माइनस क्यों होगा उसका रीजन क्लियर है, एम जी नीचे लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। हालांकि यहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलिए या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बोलिए, दोनों सेम होगा। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और बॉडी दोनों जो है पैरेलल होंगी। जब आपका फोर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल लगेगा तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वही होगा जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा। कब, जब थीटा आपका जीरो होगा या थीटा पाई होगा, तब उसमें कंपोनेंट की बात नहीं होगी ना।
तो अब यहां से क्या कर सकते हैं, माइनस एम जी, और h के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, हाफ AT²। तो ये तो अपना हो गया ग्रेविटी का वर्क अर्थ के फ्रेम में। अगर यही आपसे पूछा जाए कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पे गलत होने के चांसेस हैं। आपको पहले नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालनी चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे बता रहे हैं हाफ ma², ग्रेविटी का वर्क, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क एक बच्चे ने सही बताया है। तो नॉर्मल रिएक्शन पहले देखें क्या है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है यहाँ पर क्या होगा, तो आप यहाँ पर जब अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे तो सबको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगा mg, और प्लस यहाँ पे एक सूडो भी लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन आप अर्थ के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, अर्थ के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, या फिर सूडो लगा के इसके रेस्पेक्ट में, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में भी लगा सकते हो। मतलब ये सब तो किया हुआ क्वेश्चन है सब। mg+a आता है नॉर्मल रिएक्शन, एपरेंट वेट होगा, है ना। अगर आप सूडो लगा के करोगे तो न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाओगे, अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में करोगे तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओगे, लेकिन रिजल्ट आपका जी का यही आएगा, mg+a। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तो आ गई, वो हो गई mg+a, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हाफ AT², ठीक है। जिधर नॉर्मल, और ये पॉजिटिव वर्क होगा, ये पॉजिटिव वर्क होगा, जिधर नॉर्मल रिएक्शन उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ब्लॉक का। तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क भी क्या होगा, इतना डिस्प्लेस हुआ ना, अरे नॉर्मल रिएक्शन आपका यही तो लग रहा है, दैट इज योर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है यहां पे, उसका डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का वही है जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है, यहां तक h, तो h से मल्टीप्लाई करने का है, वो कर दिया मैंने। तो ये हो जाएगा अपना वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, और ये पॉजिटिव आएगा। क्लियर है सभी को। अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाय सूडो इन अर्थ फ्रेम, बताएंगे आप लोग क्या होगा। अर्थ फ्रेम में मैं अगर सूडो का वर्क पूछ रहा हूं, क्या होगा, सूडो का वर्क क्या होगा। भाई सूडो का कोई मतलब नहीं है, सभी को पता है कि सूडो तो केवल हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में एग्जिस्ट करता है, एक इमेजिनरी फोर्स, है ना, ठीक है। इमेजिनरी फोर्स हमारा अगर होगा तभी हम सूडो की बात करेंगे, नहीं तो सूडो की हम बात नहीं करेंगे। तो सूडो तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कोई सूडो फोर्स नहीं है, ठीक है। तो इसका वर्क डन यहाँ पर 0 होगा, सूडो का कोई वर्क डन नहीं होगा अर्थ के फ्रेम में। जब अर्थ के फ्रेम में जब फोर्स ही नहीं है तो उसका वर्क कहां से लिखेंगे, ठीक है। अब यही चीज आपसे पूरा का पूरा आपसे पूछा जा सकता है एलिवेटर के फ्रेम में। तो एलिवेटर के फ्रेम में आप बताओ विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम, विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम, हाँ इन दोनों का नेट वर्क डन भी निकाल लेते हैं पहले। अर्थ के रिस्पेक्ट में डब्ल्यू नेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, नेट फोर्स, नेट वर्क डन कितना होगा सभी फोर्सेस का, तो सब जुड़ेगा, ये दोनों जोड़ दो। तो जब ये जोड़ोगे तो WmG प्लस W नॉर्मल रिएक्शन, जब साइन के साथ जोड़ोगे तो ये माइनस mg हाफ AT² से ये कैंसिल होगा, और मिलेगा क्या हमें, m इंटू हाफ A²T²। बोलो m इंटू mg और ma, तो m हाफ m A²T², इधर माइनस हाफ m A²T²। मानते हो कि नहीं, W नॉर्मल रिएक्शन और ये दोनों जोड़ोगे तो आप इसको करके देख लीजिए, आपको फिर ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, g वाला टर्म कैंसिल होगा, केवल ये बचेगा विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ के रिस्पेक्ट में। अब विथ रिस्पेक्ट टू यही चीज आपसे पूछी जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर आप क्या बोलोगे, विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, मैं यहीं पे कहीं लिख दे रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर बताइएगा। विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर क्या होगा, चाहे नॉर्मल रिएक्शन हो, चाहे mg हो, चाहे सूडो हो, मानते हो कि नहीं, सबका वर्क अपना क्या होगा, 0 होगा, सबका वर्क 0 होगा। क्यों बताओ, क्यों 0 होगा, क्योंकि हम ग्रेविटी बोले या नॉर्मल रिएक्शन बोले या फिर अपना सूडो बोले, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, वो हमेशा आपको रेस्ट पे दिख रहा है। ब्लॉक जो है एलिवेटर के रिस्पेक्ट में कोई मोशन नहीं है,
तो आपका यहां पे ये आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर इज जीरो। इसीलिए इसका वर्क जो है एलिवेटर के रिस्पेक्ट में किसी भी फोर्स का वर्क जो है क्या होगा, वो जीरो होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी की बात करते हैं कि फ्रेम डिपेंडेंट है तो एक ही फोर्स का वर्क जो है अलग अलग क्यों आ रहा है, मैंने आपको दो एग्जांपल से समझाया। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, मान लीजिए जो कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों को कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो यहां पे कंफ्यूजन वहां होता है जहां पे मल्टीपल ब्लॉक हो। एक ब्लॉक में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, सबको पता है। जैसे दो फ्रिक्शन आपने पढ़ा है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मानते हैं कि नहीं? स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक। तो आप लोग बताइए कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क जो होगा वो क्या हो सकता है? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज जीरो। मैं एक स्टेटमेंट पास कर रहा हूं, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो। इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट इन एवरी सिचुएशन? देखिए, बताइए, वर्क डन बाय करेक्ट है, बहुत बच्चे बता रहे हैं करेक्ट है, क्योंकि नॉट ऑलवेज, वेरी गुड भाई, है ना। एक बच्चा बोलता है कि नॉट ऑलवेज, बिल्कुल ये बात बहुत सही बोला है। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज जीरो होगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये मैं बोलूं कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर द होल सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, फॉर द होल सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। तो इसको अलग अलग करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक ले रहे हैं, ठीक है, ये दो ब्लॉक है। और मान लो एक पे फोर्स लग रहा है एफ, इस पे फोर्स लग रहा है एफ। ठीक है, ये मान लो मास एम है और इसका मास मान लो 2m है। ये ब्लॉक है बी, ये ब्लॉक है ए। ठीक है, म्यू इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ठीक है, एक एक एग्जांपल ले रहे हैं, बोथ ए एंड बी मूव टुगेदर, कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ऐसा बोला जा रहा है। दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि एक बंदा जो यहां पर खड़ा है और एक जो ब्लॉक बी के रेफरेंस में खड़ा है, ब्लॉक बी के रेफरेंस में, तो अब आप क्या बोल सकते हो कि यहां पर हमारे पास देखा जा रहा है कि दो ऑब्जर्वर हैं। तो ये जब मूव नहीं करेगा तो सभी बच्चों को पता है कि ये कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। इसको मैं स्मूथ लेके चल रहा हूं, अभी ये स्मूथ है। तो जब ये कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे तो आपको ये सब मल्टीपल ब्लॉक के क्वेश्चंस तो आप लोगों ने खूब किए हैं। तो हो क्या रहा होगा बेसिकली, अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और कैसे लग रहा होगा? ये एफ है, इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा और इस पे इधर। बताया था कि जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है उससे देखो और अकॉर्डिंगली करो। तो अब यहां पर अपने पास एक तरीके से कॉमन एक्सेलरेशन है। अगर आप इसको एक सिस्टम बाउंड्री में लेते हैं, इसको एक सिस्टम बाउंड्री में लेते हैं, तो इसका कॉमन एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं? दोनों ए से मूव करेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन है। तो इसको एक सिस्टम बाउंड्री में ले रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? F/3m, ये इसका कॉमन एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब यहां से ये मूव हो रहा है, तो मैं आपसे कई सारे सवाल पूछने जा रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, देखिए कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे मैं पूछूं वर्क डन बाय एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या पूछा जा रहा है इसमें? पहला क्या पूछा जा रहा है? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑन ए। दूसरा पूछा जा रहा है वर्क डन
by static friction on B ठीक है। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए, और आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बी, और आपसे पूछा जा रहा है नेट वर्क डन। नेट वर्क डन, तीन चीजें, नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। मानते हो? तो आप देखो क्या होगा, अब सभी लोग समझ रहे हो कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क है ए पर होगा, और ए पर अगर जो वर्क है, अच्छा कुछ भी मेंशन नहीं है किसके रिस्पेक्ट में। एक और मैं पूछूं अगर आपसे, अगर मैं आपसे और पूछूं, एक और ले लो, वर्क डन बाय, तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है और इजी होता है लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं कंफ्यूजन की वजह से। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये चार सवाल है, ये चार सवाल का जवाब लेना है हमें। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में आप देख रहे हैं कि पहला आपसे फ्रेम नहीं मेंशन है, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन केवल बोला है। इट इज नॉट आस्किंग कि किसके फ्रेम में। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क हमें ए पे निकालना है, बी के रिस्पेक्ट में निकालना है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो आप सबको पता है कि जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन नहीं है तो हम एक्चुअल फ्रेम लेते हैं, नेट लेते हैं, दैट इज अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो लीजिए पहले के केस में पहले आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, और टी टाइम में ये सब पूछा जा रहा है किसमें, एट इन एनी टाइम टी इक्वल टू टी, कोई भी टाइम है, इन टी इक्वल टू टी ले लेते हैं, कोई भी टाइम है, ये सभी टी इक्वल टू टी टाइम में। तो मैं इकट्ठा यही लिख रहा हूं, ये है इन एनी टाइम टी इक्वल टू टी, ये सबका भी हम निकालने चाह रहे हैं इन टी इक्वल टू टी, मैं यहां लिख दे रहा हूं एनी टाइम टी इक्वल टू टी है, ठीक है। और ये अपना टी इक्वल टू 0 था जब ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अब आप यहां पे लिख सकते हो कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन आपको पता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, इट इज हाफ एफ बाई 3m इंटू टी स्क्वायर, लिख सकते हो ना किसी टाइम में। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू अपना 0 है, ठीक है, तो आपने ये लिखा। व्हाट अबाउट एस बी, एस बी का क्या होगा, एस बी के लिए भी आप क्या लिख सकते हो, एस बी के लिए क्या लिख सकते हैं बताइए। तो एस बी के लिए भी यही होगा, एस ए और एस बी दोनों सेम है ना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इनमें, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा। एस ए इक्वल टू एस बी दोनों सेम होगा, और इक्वल टू एस मान सकते हैं, एस ए इक्वल टू एस बी इक्वल टू एस मान सकते हैं आप लोग, है ना। तो अब आप एफ ऑफ एस, पहला पार्ट का आंसर, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए, तो क्या हो जाएगा, एफ एस वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए, डब्ल्यू एफ एस ऑन ए। तो डब्ल्यू एफ एस, है ना, डब्ल्यू एफ एस ऑन ए क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे एफ एस अपना जो भी होगा इंटू एस ए या एस बी, एस ए और एस बी किसके बराबर है, एस के बराबर। और देखिए इनमें डायरेक्शन क्या है, जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही फोर्स लग रहा है, तो यहां कॉस 0 होगा, तो ये आ जाएगा अपने पास एफ एस। और एफ एस की वैल्यू हम चाहे तो निकाल भी सकते हैं, आप लोगों को बताया गया है, आपको एफ एस दिया जाएगा तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यहां पर आएगा एफ एस इंटू एफ अपॉन 6m इंटू टी स्क्वायर, एफ एस हाफ 6m इंटू टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा एफ एस की जो वैल्यू है वो आप निकाल लेंगे जैसे हम लोग निकालते थे, है ना, एफ एस चेकिंग होगी ना, वो तो आपको दिया हुआ है कि इसके बराबर है, तो एफ एस की वैल्यू एम ए के ही बराबर होगा। एफ एस जो होगा, एफ एस एक तरीके से एम ए के बराबर होगा, तो यहाँ पे एफ बाई 3 होगा, तो एफ एस की जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो। एफ एस एक तरीके से यहाँ पर अगर साथ साथ मूव करना है तो एम ए के बराबर होगा, है ना,
तो एफ एस जो होगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू ए हो जाएगा अपने पास f/3, एफ एस f/3 आएगा, देख लीजिए m इंटू ए करेंगे तो एफ एस को यहाँ पे रख दो तो आप f के टर्म्स में पूरा लिख सकते हो, वो हो जाएगा f² अपॉन 18 m इंटू t²। तो ये आपका वर्क डन बाई एफ एस होगा, बिल्कुल। और आप अगर इसकी बात करते हैं WFS ऑन B, तो वो भी यही होगा, बस माइनस टाइम्स होगा, यहां होगा FS इंटू एस इंटू कॉस पाई हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके लिए डिस्प्लेसमेंट स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ब्लॉक बी के लिए पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो इस पे कॉस पाई आ जाएगा, तो यहां पे सेम रहेगा और ये ऐसा होगा, ठीक है। तभी आप देख रहे हैं कि जब आप इसको सिस्टम लेंगे नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, W नेट सबको पता है क्या हो जाएगा, तो W नेट जो होगा वो FS ऑन A प्लस FS ऑन B वो 0 आएगा। आप इसको डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि नहीं, नेट वर्क डन मतलब फॉर द होल सिस्टम, एंड फॉर द होल सिस्टम कैन वी से दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए इंटरनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए इंटरनल फोर्स ऑलवेज एक्टिंग इक्वल एंड अपोजिट। तो इसके लिए आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि FS फॉर द होल सिस्टम इज एन इंटरनल फोर्स, इसको देख के डायरेक्ट बोल सकते थे FS फॉर द होल सिस्टम, फॉर द होल सिस्टम इज एन इंटरनल फोर्स, इज एन इंटरनल फोर्स, ऐसे बोल सकते हो। तो ये इंटरनल फोर्स की तरह होगा, तो इस पर नेट वर्क डन इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट की अगर बात करें तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये बताओ कि ए और बी जब साथ चल रहे हैं तो इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट S ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 0 है। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन FS है ना ऑन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव, वो भी 0 होगा, क्योंकि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। न्यू बैच में नहीं, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाया जाएगा, न्यू बैच में आपके बैच में ही लोग एड ऑन होंगे, आपके ही बैच में लोग एड ऑन होंगे नए चैप्टर के साथ, और ये पुराने चैप्टर का उनको रिकॉर्डिंग मिलेगा, वहां से वो अपना बैकलॉग करेंगे। ये है न्यू बैच में स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाया जाएगा, ये ही बैच आपका चलता रहेगा, देयर इज नो एज सच न्यू बैच, ओके, बस वो आपका उसमें एड ऑन होगा। भाई आपका बैकलॉग हो गया है तो ये बैकलॉग ये सब का माला लोग बहुत जपते हैं, ये जब से ऑनलाइन प्रक्रिया हुई है ऑनलाइन वालों ने बैकलॉग का एक माला जपा है, ये वर्ड बहुत यूज होता है। अरे आप बीमार पड़ गए नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, उसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। देखिए काम को करने के दो तरीके हैं, या तो आप रो पीट के करो परेशान होके जिसका कोई भी आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा, या तो आप खुश होकर करो, जितना कर पा रहे हो उतना करो, खुश रहो, अपने आप को संतुष्ट रखो कि भाई हम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं और आगे कर ले जाएंगे। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा ये होता है कि बहुत बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और अपनी पॉजिटिव चीजों को ना देखकर केवल उन चीजों को देखते हैं जो वो नहीं कर पाते हैं और उसमें वो परेशान रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो वो कर पाते हैं उसमें भी कुछ भी आउटपुट नहीं दे पाते हैं। नहीं, कोई नया बैच लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आपका ही बैच एड ऑन होगा, कंटिन्यू होगा। आपको अगर कुछ छूटा हुआ है तो आप 11th क्लास का रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपको लगे, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी है स्टैटिक की। तो आप हमेशा देखिएगा कि आप स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के लिए एक ही स्टेटमेंट ट्रू रहेगा कि फॉर द होल सिस्टम वी कैन से दैट स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। फॉर द होल सिस्टम वी कैन से दैट कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होगा, बाकी किसी एक का होगा और किसी दूसरे पे भी होगा, बट दोनों का इक्वल और अपोजिट होगा। स्टैटिक होगा तो, क्योंकि स्टैटिक तभी लगेगा
जब दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, और जब दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो दोनों साथ साथ चलेंगे, और जब दोनों साथ साथ चलेंगे तो एक पे फ्रिक्शन आगे लगेगा दूसरे पे पीछे, तो दोनों पे फ्रिक्शन फोर्स तो सेम लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इक्वल और अपोजिट होगा। तो नेट वर्क डन एक पे पॉजिटिव होगा एक पे नेगेटिव होगा, तो नेट वर्क डन सिस्टम का 0 होगा। ये कहानी मैंने आपको अलग से बताई स्टैटिक की, ठीक है। अब मान लीजिए, इसीलिए आप हमेशा जहां देखा, मान लो जेईई मेंस में सवाल आया वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन का, आपने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, सीधे टिक कर दिया। ये नहीं देखा कि आपसे पूछा जा रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क बताओ ऑन ए ओनली, ऑन बी ओनली, नेट तो नहीं बोला है। अगर नेट बोलेगा तो आप 0 मार सकते हैं बिना कैलकुलेट किए, ठीक है। अगर यही एक क्वेश्चन देखें काइनेटिक का, तो काइनेटिक में तो आपको सोचना नहीं है, सभी बच्चों को क्लियर है काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, तो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन में आप क्या बोल सकते हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन में हमारे पास क्या होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में आप हमेशा बोल सकते हो कि जो भी रिलेटिव मोशन होगा उसके अपोजिट लगेगा, ठीक है। जो भी होगा उसके अपोजिट लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। उस पर एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। जैसे मान लो एक प्लैंक है, बहुत बड़ा प्लैंक है, ऐसा कोई प्लैंक है वेरी लॉन्ग है, मतलब इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है प्लैंक की। तो वेरी लॉन्ग प्लैंक है, किसी स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल पे रखा हुआ है, ये स्मूथ है, ठीक है। और आपने इस पे एक ब्लॉक प्रोजेक्ट कर दिया, आपने इस पे क्या किया, एक ब्लॉक प्रोजेक्ट कर दिया वेरी स्मॉल डायमेंशन का, एट टी इक्वल टू 0 एक ब्लॉक प्रोजेक्ट कर दिया एट टी इक्वल टू 0। इसका मास m है, इसका मास 2m है, और इन दोनों में फ्रिक्शन है, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे आपने इसको प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी v0, ठीक है। तो इस प्लैंक पे आपने एक ब्लॉक प्रोजेक्ट कर दिया वेलोसिटी v0 से एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0। तो आपसे अब बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। एट t इक्वल टू 0 block is projected horizontally, block is projected horizontally, है ना, on the plank, on the plank, find work done by friction ये ब्लॉक ए मान लेते हैं और ये प्लैंक को बी मान लेते हैं। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन प्लैंक बी, और तीसरा आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। अब यहां पे ये फ्रेम भी मेंशन है, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। ऐसे मान लो कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज तो आप लोग समझते हो कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो काइनेटिक लगेगा, ऑलरेडी रिलेटिव मोशन शुरू हो चुका है। आप ये रेस्ट पे पड़ा है, आपने इसको v0 से प्रोजेक्ट कर दिया, तो सभी को पता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा लगेगा भाई, कैसा लगेगा भाई। ये जो अपने पास फ्रिक्शन है, ये ऊपर वाला जो है ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है, ये आगे जाने की टेंडेंसी है, ऑलरेडी इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रहा है, तो ये इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगाएगा, एफ के का काइनेटिक लगेगा, और प्लैंक पे ये एफ के ऐसा लगेगा, ठीक है। और ये वेरी लॉन्ग प्लैंक है,
प्लैंक का वेरी लॉन्ग होने में भी एक राज है। प्लैंक इज वेरी लॉन्ग, ये भी आपको मेंशन होगा कि प्लैंक अपना वेरी लॉन्ग है। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, प्लैंक इज वेरी लॉन्ग, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? कोई बच्चा बताएगा कि इस वेरी लॉन्ग होने का क्या राज है? अब आपको ये भी नहीं बोलोगे सर इसमें टाइम नहीं दिया गया है, इसमें टाइम नहीं दिया गया कि कितने टाइम पे निकालेंगे, ये भी आपको देखना पड़ेगा खुद। टोटल वर्क बोला गया है, फ्रिक्शन का टोटल वर्क बोला गया है, और ये प्लैंक इज वेरी लॉन्ग, इसी का मतलब अगर जो बच्चा समझ जाएगा तो वहां से वो कहानी स्टार्ट कर सकता है। देखिए हो क्या रहा है कि अगर ये डायरेक्शन तो सभी बच्चों को क्लियर है, डायरेक्शन तो सभी बच्चों को क्लियर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया मुबैसिर, कि अगर वो वेरी लॉन्ग होगा तो फॉल नहीं करेगा, और फॉल नहीं करेगा मतलब क्या हुआ कि वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन बंद नहीं हो जाता। और इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन बंद कब होगा? जब ब्लॉक और प्लैंक दोनों जो है कॉमन वेलोसिटी गेन करेंगी, दोनों जब कॉमन वेलोसिटी गेन करेंगी। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ऐसे है कि ये जो एफ के है ये इसको कुछ a2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करने जा रहा है, जबकि ये जो है ये इसको कुछ a1 एक्सेलरेशन से रिटार्ड करेगा। आप देखिए, है ना, a2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा 0 से, और a1 एक्सेलरेशन से ये एफ के इसको रिटार्ड करेगा। तो हमारा जो है v नॉट जो है घटेगा, v नॉट जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ घटेगी, और जो प्लैंक की वेलोसिटी है वो 0 के साथ बढ़ेगी, है ना। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लैंक हो जाएगा, मानते हैं कि नहीं? और यही अपनी कॉमन वेलोसिटी होगी। ये ब्लॉक था एट t इक्वल टू 0 पे, ये प्लैंक की वेलोसिटी है, मान लो u 0 है t इक्वल टू 0 पे, तो प्लैंक अपना 0 वेलोसिटी से एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है ना, ठीक है। तो प्लैंक अपना 0 वेलोसिटी से चलेगा और एक इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और इसको कौन एक्सेलरेट करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स, जबकि ब्लॉक को ये काइनेटिक फ्रिक्शन का जो एक्सेलरेशन है उसको रिटार्ड करेगा, ठीक है। तो बहुत लंबा होने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि कॉमन वेलोसिटी गेन करने से पहले ये इससे अलग हो जाए, कॉमन वेलोसिटी गेन करने से पहले ही ये इससे अलग हो जाए, है ना। इसीलिए इसको बोल दिया गया है वेरी लॉन्ग। तो वेरी लॉन्ग का यही मतलब है कि ब्लॉक विल गेन द कॉमन वेलोसिटी। तो आपको पता है कि एफ के विल रिटार्ड, ये चीज जो मैंने लिखी है, रिटार्ड द ब्लॉक एंड एक्सेलरेट द प्लैंक, यही तो होगा, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, ये होगा, एंड वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इंक्रीजेस, यही तो होगा। एट ए सर्टेन टाइम बोथ अटेंड कॉमन वेलोसिटी, तो दोनों कॉमन वेलोसिटी अटेंड कर लेंगे, ठीक है। और जब दोनों कॉमन वेलोसिटी अटेंड कर लेंगे तो उनमें रिलेटिव स्लिपिंग 0 हो जाएगी, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं रहेगी। मान लो ये भी अगर वीसी से मूव कर रहा है, ये भी वीसी से मूव करेगा, और प्लैंक भी जब वीसी से मूव करेगा तो इनमें रिलेटिव स्लिपिंग क्या होगी? 0। और यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लगना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, इनमें रिलेटिव स्लिपिंग है ही नहीं, ठीक है। दोनों वीसी से मूव कर रहे हैं तो इनमें आपस में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, तो वे हमेशा जो है फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को। तो कोई भी रिलेटिव फ्रिक्शन नहीं है, तो ये अपना 0 हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन।
तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो आपको इसमें क्या मेहनत करना पड़ेगा कि इस टाइम से लेके, मान लो ये t इक्वल टू 0 है, तो लेट एट t इक्वल टू t ऐसा होता है, t इक्वल टू टी ऐसा होता है कि दोनों कॉमन वेलोसिटी गेन करते हैं। तो सबसे पहले वो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम भी गिवन नहीं है, क्योंकि उतने टाइम तक जो है हमारा क्या लगेगा, फ्रिक्शन, और उतने टाइम तक फ्रिक्शन लगेगा तो उतने टाइम का हमें ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तभी तो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन से आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो पहले टाइम निकालना आपको जरूरी है। तो आप ये बोल सकते हो एंड एफ के बिकम 0। ये पूरी कहानी है जो मैंने समझाई है, इसको लिख भी दिया है। ठीक है, तो लेट एट टी इक्वल टू टी ऐसा होता है। ठीक है, तो t इक्वल टू टी में ये भी vc है, ये भी vc है, तो इसके लिए vc क्या लिखोगे, फॉर ब्लॉक vc क्या लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v नॉट, इसका a1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू एम जी बाई एम, तो a1 होगा म्यू जी, a2 कितना होगा भाई म्यू जी बाई 2, भाई काइनेटिक फ्रिक्शन तो फिक्स वैल्यू होता है, कितना होगा म्यू एम जी, तो a1 कितना हो जाएगा एफ के बाई एम, a2 कितना हो जाएगा एफ के बाई 2m। समझ गए, क्लियर है। तो बस अब यहां से vc निकाल लीजिए, इट इज v नॉट माइनस रिटार्डेशन है तो माइनस a1 मतलब म्यू जी टी। फॉर ब्लॉक हो गया। फॉर प्लैंक क्या लिखेंगे, फॉर प्लैंक क्या लिखोगे, वी सी, यही कॉमन वेलोसिटी गेन किया, इनिशियल वेलोसिटी प्लैंक की अपनी क्या थी 0 थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि u 0 होगा, u प्लस ए टी, यहां एक्सेलरेटेड मोशन है तो ये लिखा जाएगा एक्सेलरेशन कितना है म्यू जी बाई 2 इंटू टी। अब इन दोनों को इक्वेट कर दें, इन दोनों को इक्वेट कर दें तो हमें टाइम मिल जाएगा। इन दोनों को जब आप इक्वेट कर दें कि टी टाइम में प्लैंक ने कितनी वेलोसिटी गेन की और टी टाइम में अपना ब्लॉक जो है वी नॉट से रिटार्ड होके कितनी वेलोसिटी मिला, ये दोनों वेलोसिटी टी टाइम में बराबर होंगी तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा वी नॉट माइनस म्यू जी टी इज इक्वल टू म्यू जी बाई 2t, तो t कितना आ जाएगा, तो वी नॉट आ जाएगा अपने पास 3 म्यू जी बाई 2t, तो t कितना आ जाएगा 2 वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी, 2 वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी, बताओ 2 वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी, यही आ जाएगा। तो 2 वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी अपना टाइम आ जाएगा। अब हमें ये पता चल चुका है टाइम, तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि इस टाइम तक ब्लॉक ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया और ब्लॉक ए ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया और ब्लॉक बी ने एक्चुअल अर्थ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि शुरुआत में आपसे देखिए जो पूछा गया है, शुरुआत में आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए, मतलब ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं मेंशन है, मतलब ये विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है। जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन ना हो आपको पता होना चाहिए ये अर्थ के रिस्पेक्ट में है, ये भी किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, एब्सोल्यूट है। तो आपको पहले इनका डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा और एफ के एक कांस्टेंट फोर्स है उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब वी नॉट टी माइनस हाफ ए वन टी स्क्वायर, ये होगा भाई। तो ऐसे कितना आ जाएगा वी नॉट, टी अभी आपने निकाला है, ठीक है, ये कब तक का हम टाइम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, जब तक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स कब तक लगेगा, जब तक ये दोनों कॉमन वेलोसिटी अटेंड नहीं कर लेते। आफ्टर गेनिंग द कॉमन वेलोसिटी द रिलेटिव स्लिपिंग विल स्टॉप, और रिलेटिव स्लिपिंग आपका जो है बंद हो जाएगा तो फ्रिक्शन लगना भी बंद होगा, तो वर्क डन हम वहीं तक देखेंगे। तो यह हो जाएगा वी नॉट इंटू 2 वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी माइनस हाफ ए वन हो जाएगा म्यू जी, है ना, इंटू टी स्क्वायर, मतलब 2 वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी। का होल स्क्वायर, देख लीजिए
ये क्लियर है सभी को? तो यहां से आपको ऐसे मिल जाएगा, ऐसे आपको जो मिलेगा कितना आ जाएगा देख लीजिए, 2v0 स्क्वायर अपॉन 3 μg माइनस, यहां से एक म्यूजी कैंसिल होगा, ये 4 होगा, वहां से एक 2 कैंसिल होगा तो 2 ऊपर बचेगा, तो 2v0 स्क्वायर अपॉन 9 μg। तो यहां से अपने पास जब एलसीएम लोगे तो 6 माइनस 4 तो हो जाएगा 4v0 स्क्वायर अपॉन 9 μg, 4v0 स्क्वायर अपॉन 9 μg, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ये ऐसे होगा। इसी तरीके से आप एस बी निकाल सकते हैं, है ना, आप एस बी भी निकाल सकते हैं। और अब आप क्या कर सकते हो, एफ के को ऐसे से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका वर्क आ जाएगा कि फ्रिक्शन फोर्स ने ब्लॉक ए पे कितना वर्क किया। ठीक है, और वो वर्क आप देखिए नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जिधर लग रहा होगा डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट होगा, जबकि प्लैंक के लिए ऐसा नहीं होगा। प्लैंक के लिए फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो प्लैंक के लिए पॉजिटिव वर्क होगा और इसके लिए नेगेटिव, और दोनों अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट और प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। समझ रहे हैं ना? तो यहां से ऐसे आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं, एस बी जो अपना होगा एस ऑफ प्लैंक, वो भी आप लिख सकते हैं हाफ, वो था μg बाई 2, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, और टी कितना था, टी था अपने पास 2v0 अपॉन 3 μg, 2v0 अपॉन 3 μg, 2v0 अपॉन 3 μg। ठीक है, तो हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, तो यहां से ये आपको मिल जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, v0 स्क्वायर अपॉन 9 μg, v0 स्क्वायर अपॉन 9 μg, ये हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपको अब वर्क डन बाई एफ के ऑन ए अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, एफ के इंटू एस ए इंटू कॉस पाई लिखेंगे। नेगेटिव वर्क डन होगा, कितना होगा, माइनस एफ के कितना होगा, म्यू एम जी, इंटू ऐसे अभी आपने निकाला था, ऐसे कितना निकाला था, ऐसे निकाला था आपने 4v0 स्क्वायर अपॉन 9 μg, 4v0 स्क्वायर अपॉन 9 μg। तो आपके पास ये आ जाएगा म्यूजी कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा माइनस 4v0 स्क्वायर 4mv0 स्क्वायर, 4mv0 स्क्वायर अपॉन 9 जूल। ये एफ के का वर्क हो जाएगा भाई, है ना, ये एफ के का वर्क हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से डब्ल्यू एफ के ऑन बी मतलब प्लैंक पे, प्लैंक पे क्या होगा, तो प्लैंक के लिए एफ के पॉजिटिव वर्क करेगा और प्लैंक का भी डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल लिया है जब तक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, एफ के इंटू एस ऑफ प्लैंक इंटू कॉस 0 हो जाएगा यहां पर। तो एफ के तो वही होगा म्यू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक अभी आपने निकाला हुआ है, यह है v0 स्क्वायर अपॉन 9 μg। तो ये आ जाएगा अपने पास म्यूजी कैंसिल mv0 स्क्वायर अपॉन 9, mv0 स्क्वायर अपॉन 9 जूल। तो दिस इज वर्क डन बाय, है ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द प्लैंक। ठीक है, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर होगा, कहां पर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर होगा, वो तो इस म्यूजी से कैंसिल कर दिया ना भाई, इस म्यूजी से एक म्यूजी कैंसिल हुआ तो स्क्वायर नहीं होगा, वही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये म्यूजी कैंसिल हो गया। यहां आप अगर बोल रहे हो तो यहां पे स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो इससे कैंसिल हो चुका है। आई थिंक ये सही है। ठीक है, तो यहां तक आपका जो है ये आएगा।
अब आपसे लास्ट जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि डिस्प्ले वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। तो अब आपको यहाँ रिलेटिव यूज करना होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, सॉरी, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, ये जो लास्ट वाला है, वर्क डन WFK ऑन ब्लॉक ए, किसके रिस्पेक्ट में, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। तो विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ए, ये आपको पहले निकालना पड़ेगा। मतलब आपको निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, पहले निकालना पड़ेगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। वो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तभी तो निकालोगे। और इस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट से आप FK को मल्टीप्लाई करोगे। तो ये बहुत डिफरेंस है। आप देख रहे हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क भी कब किसके फ्रेम में पूछा जाएगा, वो फ्रेम डिपेंडेंट है ही, ठीक है। और रिलेटिव यहां पे अब जो फोर्स FK के साथ मल्टीप्लाई होगा डिस्प्लेसमेंट, वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अपने पास S ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आपने निकाला ही था, ये निकाला हुआ है, देखिए S ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ अभी आपने निकाला था ना, ये रहा आपके पास S ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये रहा। तो इसको 4V0 स्क्वायर अपॉन 9 म्यू जी को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4V0 स्क्वायर अपॉन 9 म्यू जी। हमने आई कैप, ये आई कैप ही होगा, आई कैप इस डायरेक्शन में, और इसका हो जाएगा V0 स्क्वायर अपॉन 9 म्यू जी आई कैप। तो ये आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो इसका मिलता है वो मिलता है 3V0 स्क्वायर अपॉन 9 म्यू जी, मतलब V0 स्क्वायर बाई 3 म्यू जी, V0 स्क्वायर अपॉन 3 म्यू जी। इसका मैं एक और मेथड भी बता सकता हूं, 3 म्यू जी, और ये पॉजिटिव मिल रहा है ना अपने आप, तो ये आ जाएगा। तो वर्क डन बाई FK क्या हो जाएगा, WFK इस केस में, है ना, ऑन द ब्लॉक, ऑन ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। तो उसके लिए आपको FK को मल्टीप्लाई करना होगा इसके रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। और आप देख रहे हो कि जिधर आपका डिस्प्लेसमेंट है F डॉट, जिधर फ्रिक्शन ब्लॉक पे, अब एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो FK है, FK कैसा लग रहा था, FK ऐसा लग रहा था, और आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक वो ऐसा है, इस डायरेक्शन में। तो दोनों कॉस पाई होंगे, तो यहां नेगेटिव होगा, ये है ना, कॉस पाई होगा। तो अपने पास कितना आ जाएगा देख लीजिए, FK कितना था, म्यू mg, और आपने रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल ही रखा है, V0 स्क्वायर अपॉन 3 म्यू जी, ठीक है, इनटू कॉस पाई मतलब -1। तो ये हो जाएगा म्यू जी कैंसिल हो जाएगा, mV0 स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस इतना जूल का वर्क होगा रिलेटिव FK का, इतना जो होगा वो रिलेटिव का वर्क होगा, ठीक है। अगर ये है वर्क डन बाय FK ऑन द ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, उल्टा पूछ लिया जाए तुमसे उल्टा पूछ लिया जाए तो क्या करोगे कि डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय FK ऑन द प्लैंक, वर्क डन बाय FK ऑन द प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, तो इसका माइनस टाइम्स हो जाएगा, इसमें नया कुछ तो होगा नहीं। वर्क डन बाय FK ऑन द प्लैंक, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑन द प्लैंक और नॉट अर्थ, विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। ब्लॉक पे बैठ के देखोगे तो आपको प्लैंक पे कितना वर्क करता हुआ मिलेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, तो वो माइनस टाइम्स हो जाएगा, ये प्लस mV0 स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। और क्या होगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट देखिए इधर, जो डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का प्लैंक के रिस्पेक्ट में है वही माइनस टाइम्स होगा प्लैंक का ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, इसमें से मैंने आपको बेसिक बताया, ठीक है। एक देखिए एक और मेथड है जिसमें हम जो है मोमेंटम कंजर्व करके कॉमन वेलोसिटी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको टाइम निकालने के लिए काइनेमेटिक्स ही यूज करना पड़ेगा,
टाइम निकालने के लिए और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, काइनेमेटिक्स ही यूज करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, बट आपको वहां की वेलोसिटी तो पता होनी चाहिए, तो वेलोसिटी से भी आप कर सकते हैं। तो आपको मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूं, वो जो है, अरे तुम लोग भागने के चक्कर में क्यों रहते हो, आज के लिए काफी है। हाँ, कितना पढ़े हो अभी आज? तुम लोग रिपीटर बैच के आदमी हो यार, तुम्हें तो बोलना चाहिए सर पढ़ाते रहो। तुम लोग भागने के चक्कर में रहते हो, बोर हो जाते हो, सुबह से पढ़ रहे होते हो, इसीलिए सुबह से पढ़ रहे होते हो, इसीलिए परेशान हो जाते हो। परेशान मत हो, अब तो आदत बन गई होगी। ठीक है, तो अब आपको आज आइडिया लगा कि कैसे जो है, कैसे आप जो है मतलब वर्क की बात कर रहे हैं कि वर्क आप निकाल पा रहे हो, कैसे फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है और कैसे फ्रिक्शन का वर्क बड़ा कंफ्यूजिंग होता है और उसके अकॉर्डिंग आप करते हो। ठीक है, तो मैं इसमें कोई बच्चा पूछा था कि सर कोई और भी अप्रोच हो सकता है, तो कॉमन वेलोसिटी आप निकाल सकते हो डायरेक्टली, अनदर अप्रोच फॉर फाइंडिंग कॉमन वेलोसिटी। अब बहुत बच्चों को ये चीज शायद समझ में ना आए, इसीलिए मैं इसको अभी बताना, लेकिन बता दे रहा हूं, इतना तो समझते हो सब लोग, आप लोग पास आउट हो। कि कॉमन वेलोसिटी पहले निकाल सकते हो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से। इसमें आप क्या कर सकते हो, बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन फाइंड कॉमन वेलोसिटी। ये थोड़ा स्मार्ट अप्रोच है, फाइंड कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से आप कॉमन वेलोसिटी निकाल सकते हो। दूसरा मेथड देखिए, ये m है, यही था ना। तो आप बोलो सर लीनियर मोमेंटम कंजर्व ही क्यों करेंगे, क्यों कंजर्व करेंगे, आप लोग बताओ। इतना तो समझते हो, न्यूटन सेकेंड लॉ याद करो, न्यूटन सेकेंड लॉ याद करो। न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, ये अपना m था ना और ये 2m था, तो ये दोनों कॉमन वेलोसिटी जब अटेंड करेंगे तो आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। इसलिए कर पाओगे क्योंकि f एक्सटर्नल जो होता है डेल्टा p बाई डेल्टा टी, सभी बच्चों को पता है ये बात, न्यूटन सेकेंड लॉ। f एक्सटर्नल जीरो होगा तो मतलब डेल्टा p जीरो होगा, मतलब p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, ये तो जानते होगे तुम लोग। तो जब भी ऐसा होता होगा तो लीनियर मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं। तो ऐसा कब हो रहा है, क्या नेट वेलोसिटी जीरो है सिस्टम की एक्स डायरेक्शन में, सॉरी नेट फोर्स जीरो है क्या, बिल्कुल है। आपने इसको v नॉट से फेंक दिया है केवल, और इस पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो एक इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है। देखिए ये एफ के है और ये एफ के है। तो अगर आप एक इसको सिस्टम बाउंड्री में लेंगे, इसको अगर आप एक सिस्टम बाउंड्री में लेते हैं, इसको अगर आप एक सिस्टम बाउंड्री में लेते हैं तो नेट एक्सटर्नल फोर्स आपको क्या मिलता है भाई, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो मिलता है। ये स्मूथ था, ये स्मूथ नहीं होता तो ये अप्रोच फेल हो जाता। ये अगर प्लैंक जिस पे रखा हुआ है ये अगर स्मूथ नहीं होता, उस पे भी फ्रिक्शन लगने लगता, तो ये अप्रोच फेल हो जाता। बेसिक आपका हमेशा काम आता फिर। तो ये अपने पास अगर स्मूथ है तो आप बोल सकते हैं कि फॉर दिस सिस्टम बाउंड्री, फॉर दिस सिस्टम बाउंड्री, है ना, इस सिस्टम बाउंड्री के लिए एफ एक्सटर्नल इन एक्स डायरेक्शन वो क्या है अपना, जीरो है। तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलेंगे, P इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू P फाइनल इन एक्स डायरेक्शन। तो P इनिशियल कितना था, m इंटू वी नॉट, दैट इज इक्वल टू P फाइनल कितना हो जाएगा, 3m इंटू वी सी। तो कॉमन वेलोसिटी आपको मिल जाएगी v नॉट बाई 3,
कॉमन वेलोसिटी आपको मिल जाएगी v0/3। ठीक है, तो कॉमन वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। और इसके बाद आपको अगर वर्क डन निकालना है तो आप क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं आप डायरेक्ट। वर्क एनर्जी थ्योरम से, जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट कल की क्लास में, कि वर्क डन बाय, शायद कुछ बच्चों को पता भी होगा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ब्लॉक ए पे जो फोर्स लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में, वो काइनेटिक फ्रिक्शन ही केवल लग रहा है। तो दिस वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वहां से आप निकाल सकते हैं। तो इनिशियल एनर्जी इसकी कितनी थी, mv0 स्क्वायर, देखिए v0 थी, और फाइनल वेलोसिटी इतनी है, तो डेल्टा के ऑफ ए क्या हो जाएगा, हाफ एम, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हमेशा, तो हाफ एम वी सी स्क्वायर माइनस हाफ एम v0 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ एम की वैल्यू एम ही है, इंटू वी सी स्क्वायर, वी सी कितना हो जाएगा, v0 स्क्वायर बाई 9 माइनस एम v0 स्क्वायर बाई 2। तो ये अपने पास आएगा एम v0 स्क्वायर बाई 18 माइनस एम v0 स्क्वायर बाई 2। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख लीजिए, यही आएगा हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ एम v0 स्क्वायर। तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, है ना। ये अपने पास 18 होगा, 9 तो माइनस 8 एम v0 स्क्वायर, तो आ रहा है -4/9 एम v0 स्क्वायर। चेक करिएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यही आ रहा है। और ब्लॉक ए की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यही आ रहा है भाई। हाँ, कॉमन वेलोसिटी से आप फिर डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्रोच कर रहा हूँ, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हालांकि वहां पे अर्थ के रिस्पेक्ट में तो निकाल ही सकते हैं कि जो भी फ्रिक्शन, एक ही फोर्स लगेगा अर्थ के रिस्पेक्ट में इस पे, वो है काइनेटिक फ्रिक्शन ब्लॉक ए पे, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम v0 स्क्वायर माइनस दिस, तो एम v0 स्क्वायर बाई 3 आ रहा है इस पे, लेकिन इससे कॉमन वेलोसिटी सेम आई थी, देखो जरा, कॉमन वेलोसिटी हम लोगों ने यहाँ पे निकाली थी तो कितनी आई थी, अच्छा मैंने कॉमन वेलोसिटी नहीं निकाली है, वो निकाल सकते हो आप, टाइम पता है तो कॉमन वेलोसिटी भी निकल जाएगी। कोई पूछेगा तो आप निकाल सकते हो ना, कॉमन वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, टाइम पता है तो। ये टाइम पता है ना, ये देखो टाइम पता है तो आप कॉमन वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, v0 माइनस म्यू टी इक्वल टू, तो आप कॉमन वेलोसिटी दोनों की भी निकाल सकते हो किसी एक में पुट करके। तो किसी एक में पुट करोगे तो यहाँ पे देखो जैसे पुट करो तो 2/3, तो अपने पास आएगा वही v0/3 ही आएगा, कॉमन वेलोसिटी v0/3 ही आएगा। तो कॉमन वेलोसिटी तो v0/3 होगा, ठीक है, कॉमन वेलोसिटी v0/3 होगा। आप वहां से निकाल दो, चाहे यहां से निकाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय प्लैंक का अगर निकालोगे तो वर्क डन बाय प्लैंक का भी अपने पास होगा क्या, इसको चेंज करो। चलो अब बहुत बच्चों वर्क एनर्जी जब पढ़ लेंगे ना तो इसको एक बार और मैं ले लूंगा। अभी मैंने आपको एक कॉमन वेलोसिटी निकालने का अप्रोच बता दिया, ठीक है। बहुत बच्चे नहीं कनेक्ट कर पा रहे होंगे, उनको वर्क एनर्जी थ्योरम हो सकता है नहीं दिमाग में हो, ठीक है। टाइम भी हो गया है तो कल करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको कॉमन वेलोसिटी तक का बता दिया कि एक दूसरा मेथड है कॉमन वेलोसिटी, डायरेक्ट लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं फिर।